Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे पीएमएलए, जो कि एक लॉ है दैट हैज़ लॉस्ट इट्स वे। बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है, समझते हैं आखिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर ये यहाँ पर क्या आर्टिकल बात कर रहा है। देखिए, धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग हम बात करें तो एक तरीके से इसको अपराध की कैटेगरी में माना जाता है। ना केवल अगर हम बात करें तो हमारे देश के सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को ये बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। वहीं साथ में अगर हम बात करें तो टेररिज्म जैसी दूसरी चीज़ें या फिर तस्करी जैसे बहुत सारे जो अपराध हैं वो भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। और इसी के कारण 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर आया गया ताकि बहुत सारी चीज़ों पर एक नियंत्रण यहाँ पर स्थापित किया जा सके। तो इसी सारी चीज़ों को अगर हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक तरीके की प्रोसेस होती है जहाँ पर लार्ज अमाउंट मनी को जनरेट किया जाता है बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, और कहीं ना कहीं से इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है। लेकिन यहाँ पर ये जो मनी है इसी को हम डर्टी मनी भी बोलते हैं, इलेजिटिमेट मनी भी इसे बोला जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएमएलए को इनेक्ट किया गया ताकि इंडिया का जो ग्लोबल कमिटमेंट है वियना कन्वेंशन के तहत, जहां पर इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज से निपटेगा, 2002 में इंडिया लेकर आएगा पीएमएलए। कौन सा कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन जहां इंडिया यहां पर बात कर रहा है? तो देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988, Basel Statement of Principle 1989, of 40 Recommendation of the Financial Action Task Force on Money Laundering 1990, साथ ही Political Declaration and Global Program of Action adopted by the United Nations General Assembly 1990, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। यहीं पर स्टार्ट किया गया अगर हम बात करें तो पीएमएलए। लेकिन जो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है या जिसे हम ईडी के नाम से भी जानते हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यहाँ पर आया, जिसका मुख्य काम था कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा इकोनॉमिक क्राइम्स जहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज वायलेट हो रहा है। डायरेक्टरेट की अगर हम यहाँ पर बात करें ईडी की, तो इसे 1 मई 1956 के तहत यहाँ पर लेकर आया गया। बाद में आपको पता है फेरा आया 1973 में और इसको रिप्लेस करेगा फेमा 1999 में। और इसी के साथ में सारी चीज़ों को ईडी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इन्फोर्स करे जितने भी पीएमएलए के प्रोविजन है बाय कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ताकि ट्रेस किया जा सके जितना भी असेट है उसको कहाँ से लेकर आया जा रहा है। सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक रूप से इंडिया के पास आया पीएमएलए। और इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, इंडिया ने अपने पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इनेक्ट किया बाय इंडिया पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 253 के अंतर्गत इसको लेकर आया गया। 253 यहाँ पर बात ही कर रहा है एक स्टिपुलेट लॉज की जिनको इनेक्ट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि इंटरनेशनल बॉडीज़ से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, अगर हम बात करें जो कहीं ना कहीं ग्रांट कर रहा, अथॉरिटी दे रहा है कि एक लेजिस्लेट कि वो इम्प्लीमेंट कर सके इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये अलाइन कर रहा है विद द आइटम 13 ऑफ द यूनाइटेड लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अंडरस्कोर्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सच लेजिस्लाइजेशन। अब देखिए, ओरिजिनल इंटेंट की बात करें पीएमएलए के, तो इसका कहीं ना कहीं काम था एज एन एविडेंस बाय द यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन एंड एफएटीएफ रिकमेंडेशन दैट वाज द सेंटर पॉइंट की मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस को फ्रॉम ड्रग क्राइम्स यहाँ से रोकना है। लेकिन लॉ यहाँ पर यूजुअली चेंज होंगे, बाद में यहाँ पर प्राइमरली टारगेट ऑफेंसेस लिस्ट जो आईपीसी के अंतर्गत है, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1958, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है उसको यहाँ पर रोकना है। डिस्पाइट इट्स इनिशियल फोकस कॉम्बैटिंग ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए बहुत सारे अमेंडमेंट के थ्रू गया और धीरे धीरे इसका स्कोप और एप्लीकेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओरिजिनली जहाँ इसे डिज़ाइन किया गया था कि क्राइम जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं या जो लॉ ग्रेजुअली कॉर्पोरेट यहाँ पर किए जा रहे हैं, बॉर्डर रेंजेस ऑफेंसेस की, उनको यहाँ पर लिया जाए। ग्रेजुअली इसका एक्सपांशन हुआ और एक एक्सटेंडेड लिबर्टीज़ को दी गई, नॉट ओनली टू दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी जनरेटिंग क्राइम्स प्रोसेस, बट वो प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति भी जो कि बाद की स्टेज में भी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में
यहाँ पर शामिल होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कनेक्शन टू द इनिशियल क्राइम एक्टिविटी। एक यहाँ पर एग्जाम्पल है इसके एक्सपांशन का, जहाँ पर इंक्लूजन किया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इन द शेड्यूल ऑफ ऑफेंस इन 2009। इसी के साथ पब्लिक सर्वेंट का मैटर हो या फिर करप्शन के चार्जेस हो, उसको भी पीएमएलए के तहत लेकर आया गया है। इसी के अलावा इसका एक बहुत ही ज़्यादा कंटेशियस एस्पेक्ट भी है, जो कि विच पीएमएलए इज इट्स डिपार्चर फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एंग्लो सेक्शन जुरिस्प्रूडेंस दैट प्रोज्यूम इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये लॉ यहाँ पर रिवर्स कर देता है इस प्रिंसिपल को बाय प्रिज्यूमिंग कि जो एक्यूज्ड है वही यहाँ पर गिल्टी है जब तक यहाँ पर वो साबित नहीं हो जाता। ऐसे में सेक्शन 45 पीएमएलए का रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये स्टिपुलेट करता है दैट अ जज कैन ओनली ग्रांट बेल इफ सेटिस्फाइड ऑफ द अक्यूज्ड इनोसेंस, इफेक्टिवली डिनाइंग बेल टू इंडिविजुअल अक्यूज्ड अंडर पीएमएलए। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमें देखने मिलता है। ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है एक प्रोलॉन्ग्ड प्री ट्रायल डिटेंशन, जो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, उसके साथ भी छेड़छाड़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 14, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 को यहाँ पर देखने के लिए इस पर क्वेश्चन मार्क उठाए गए हैं व्हेन इट कम्स टू पीएमएलए। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस रहा है निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जहां 2 जजेस की बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है, जहां पर बेल नहीं दी जाती, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये लोगों के आर्टिकल 14 और 21 के साथ यहाँ पर हनन कर रहा है। पार्लियामेंट्री रिस्पांस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, बट द मेन क्वेश्चन इज जिस चीज़ के साथ यहाँ पर पीएमएलए को शुरू किया गया था उसका मेन टारगेट से वो बहुत ही ज़्यादा भटक चुका है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं सोलर सर्जेस को लेके। इंडिया सोलर इंडस्ट्री मस्ट ग्रो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। देखिए, इंडिया कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है उन पॉलिसीज़ को ताकि डोमेस्टिक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काम किया जा सके, और कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है इंपोर्ट को लेकर, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें फ्रॉम चाइना, उसको कम किया जा सके। और इंडिया का जो टारगेट है, जहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को फुलफिल करने के लिए, उसको किया जा सके। नीड क्या है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो देखिए, इंडिया का एम है कि उसका कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट है पहले तो उसे कम करना है, और 80% जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया खुद करना चाह रहा है। दूसरा, इसकी वजह से होगा क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट होगा, सोलर फैक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक प्रोलॉन्ग्ड टर्म में जो गवर्नमेंट है, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उन्हें फ़ायदा होगा। तीसरा, यहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं बात कर रहा है 500 गीगावाट। ठीक है, इंडिया का कमिटमेंट है कि हमें 500 गीगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करना है बाय 2030। ऐसे में सोलर इंडस्ट्री, सोलर पावर, सोलर कैपेसिटी को भी बढ़ाना इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं या हम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बात, इंडिया का जो डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री है ये अभी स्ट्रगल कर रहा है डिमांड। देखिए, जब तक किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं होगा तब तक उसके लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं की जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज़ कि क्या इंडिया में अभी, क्या हमारा एटीट्यूड इस तरीके का है कि हम सोलर पैनल्स के लिए काम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कम है, ऐसे में चाइना से आने वाली चीज़ें यूजुअली सस्ती पड़ रही हैं, लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चैलेंज फेस कर रहा है बिकॉज यहाँ पर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, जब हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी होगी विच इज़ द क्वालिटी। अगर क्वालिटी के साथ यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया देन देयर विल बी अ हाई पॉसिबिलिटी कि लोग यहाँ से डाइवर्ट होकर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, राइट। सो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक बात की जा रही है, एक इंस्टीट्यूशन की बात की गई है विच इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी विच इज़ द NISE। ये इसके बारे में
थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये एक प्रोमिनेंट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जिसका मुख्य काम है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करना। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2013 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। NISE की बात करें तो ये ऑफिशियली रजिस्टर हुआ था अंडर द हरियाणा सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट अक्टूबर 24 2013 में, जहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर रिसर्चेस करनी है, प्रमोट करना है जो हमारा सोलर पावर है इंडिया में उसे। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइमरी गोल था कि हमें एक एडवांस रिसर्च करना है सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, एक नेशनल रिसोर्स यहाँ पर क्रिएट करना है सोलर एनर्जी को लेकर, और एक टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये गुड़गांव हरियाणा में यहाँ पर सिचुएटेड है। इसी के साथ एक और चीज़ आपको रिवीजन के पर्पज से याद होनी चाहिए, विच इज़ द PM सोलर रूफटॉप स्कीम। प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना को ही हम PM सोलर रूफटॉप स्कीम के नाम से जानते हैं। इसको इनिशिएट किया गया था, लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि प्रमोट किया जा सके सोलर एनर्जी को प्रत्येक घर में। इस स्कीम की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रत्येक घर में पहुंचाना फॉर द रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, और एम किया गया था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 यूनिट तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रत्येक महीने पहुंचाई जाएगी। ऑलराइट, जितने भी हाउस होल्ड हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल थे, विद सब्सिडीज अवेलेबल फॉर रूफटॉप सिस्टम फॉर अप टू 3 किलोवाट कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि सोलर पावर्स को लेकर आना है और इनको बढ़ाना है। तो ये दो चीज़ें हैं NISE के बारे में, विच इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, और साथ ही PM सोलर रूफटॉप स्कीम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ हाउ वी यूजुअली कवर द करंट अफेयर्स, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक आर्टिकल के साथ आप हमेशा अपना रिविजन करते चलें। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। In all-time high defense export crossed 21,000 करोड़। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये पहुंच गया है एक अनप्रेसिडेंट माइलस्टोन पर, जहां पर हमने क्रॉस कर लिया है 21,000 करोड़ रुपए, अप्रॉक्सीमेटली 2.63 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री। ये रिमार्केबल अचीवमेंट कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है हमारी सब्सटेंशियल ग्रोथ को, विच इज़ दी 31 टाइम्स ओवर द पास्ट डिकेड कंपेयर टू 2013 एंड 14, और ये डेटा यहाँ प्रस्तुत किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो एक स्पेक्टुलर ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने मिल रही है 32.5% की पिछले फिजिकल ईयर के मुकाबले में। ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं एक बूस्ट करते हैं हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, और कहीं ना कहीं एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस जो ना केवल हमारे डिफेंस सेक्टर्स कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस पब्लिक सेक्टर दोनों कर रहे हैं, उसके बारे में भी ये बताता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया के लिए लेकर आएगा। क्या इस आर्टिकल में और कुछ पढ़ने के लिए है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंडिया का एक डेटा है, एक अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है, इसीलिए आपको इस खबर से परिचित होना ज़रूरी है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं लद्दाख के प्रोटेस्ट के बारे में। एक ऐसा प्रोटेस्ट जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी जगह पे इसका कवरेज नहीं किया जा रहा है, और इसी की वजह से अभी भी लद्दाख, इट्स बीन सो मैनी डेज, जहाँ पे लद्दाख अभी भी 35 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ कोल्ड एरिड यूनियन टेरिटरी लद्दाख यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। और एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, आप सभी उनसे परिचित होंगे, एजुकेशनलिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये वही व्यक्ति है जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया था। एक मूवी थी, आपको पता होगा, आमिर खान की, इस मूवी में इनके बारे में बताया गया था, विच इज़ दी 3 इडियट्स। हम उन्हीं सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं जो कि लद्दाख में यहाँ पर 21 दिन की हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, और इसको इन्होंने एक टर्म दिया है क्लाइमेट फास्ट। अब देखिए, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी यहाँ क्यों की जा रही है? क्यों सोनम वांगचुक यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं क्लाइमेट फास्ट के लिए? क्यों? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य है, जो यहाँ पर डिमांड है, जो कि हज़ारों लद्दाखी रेसिडेंट के द्वारा की जा रही है, कि 6th शेड्यूल की डिमांड की जा रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि यहाँ पर जो लद्दाख है, जो उसकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करेंगे, एम्पावर करेंगे टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट
मैनेजमेंट ऑफ ऑल द क्रूशियल रिसोर्सेज जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, जो कि यहाँ पर लद्दाख में है, कि उसको किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर होगा। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए जो डिमांड है फॉर सेफ गार्डिंग अंडर दी 6th शेड्यूल, ये यहाँ पर अराइज हुई थी फ्रॉम द चेंजेस जिनको इम्प्लीमेंट किया गया था अगस्त 2019 में, जब अर्स्टवाइल स्टेट यूनियन जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। राइट, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा मैप में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये डिवीजन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोगों के एक्सक्लूसिव राइट थे लैंड और जॉब्स को लेकर, वहाँ पर भी कुछ चेंजेस आए। लद्दाख अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 बन गया यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर, और इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो पहुंच गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, हु इज़ नॉट इवन अ रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी। इसकी वजह से एक लोकल रिप्रेजेंटेशन की कमी हमें देखने मिल गई। अब डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कौन पूरी करेगा? भाई वही व्यक्ति यहाँ पर बता सकता है जो ऑलरेडी उस जगह का रहवासी रहा हो। अब मेन ग्रीवियंस यहाँ पर आया कि लेह अपेक्स बॉडी, जो कि एक कलेक्टिव है पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ये रिप्रेजेंट करती है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लेह डिस्ट्रिक्ट, जहां पर एक लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही थी कि इनका इन्वॉल्वमेंट भी हो। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो लद्दाख के रेसिडेंट फेस कर रहे हैं, और 6th शेड्यूल की बात करें, हम समझेंगे 6th शेड्यूल भी क्या है। तो पहली बात कि भाई एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन यहाँ पर लद्दाख में नहीं देखने मिल रही है। दूसरी चीज़, जो एग्जिस्टिंग LAHDCs हैं, ठीक है, वो विच इज़ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह और कारगिल में इनको यहाँ पर पावरलेस बना दिया गया है जब से यूनियन टेरिटरी में लद्दाख कन्वर्ट हुआ है। डिस्पाइट हैविंग अथॉरिटी ओवर लैंड यूज एंड मैनेजमेंट, ये काउंसिल एक्सक्लूड कर दी गई है फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे लद्दाख की इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2023, जिसको डिज़ाइन किया गया था कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, उसमें LAHDC का कोई लेना देना अब नहीं है। इसके साथ ही एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो विलेजर्स हैं बॉर्डर रीजन के लद्दाख में, इनका ग्रेजिंग लैंड यहाँ पर छिनता जा रहा है चाइना के पास, इंडस्ट्रियल प्लानिंग की वजह से, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का बोलना है कि देखिए इसकी वजह से एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, और इसी के लिए पोटेंशियल जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो है शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो अब सवाल उठता है कि भाई 6th शेड्यूल क्या है। तो देखिए 6th शेड्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 244 पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है एक स्पेशल सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको डेजिग्नेट किया जा रहा है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। 5th शेड्यूल डील करता है शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइब्स इन दी स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वहीं अगर हम 6th शेड्यूल की बात करें तो इट बेसिकली फोकसेस ऑन द ट्राइबल एरिया इन दीज 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली बात, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का एक दर्जा यहाँ पर मिल जाता है, गवर्नर पावर होल्ड करते हैं ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने की डिस्ट्रिक्ट, इंक्लूडिंग बाउंड्री चेंज एंड डिसीजन इनटू द ऑटोनॉमस रीजन। दूसरी बात करें, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल यहाँ पर बन जाती है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को 30 मेंबर यहाँ पर मिलते हैं, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। एक रीजनल काउंसिल यहाँ पर बनती है ऑटोनोमस रीजन के अंदर, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो सके। विलेज काउंसिल्स के साथ लोगों की जो प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एक रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है, नो मैटर व्हाट द फील्ड इज, चाहे एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, सभी सेक्टर में। इसी के साथ इनके पास एक अथॉरिटी आ जाती है जहाँ पर ये टैक्सेस को इम्पोज कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो लॉ एग्जम्पशन एंड मॉडिफिकेशन भी हमें देखने मिलते हैं। that act of parliament or state legislature may not apply directly or may apply with modification. President या governor की बात करें तो they hold the power of direction in the regard depending on the region. इसी के साथ गवर्नर अथॉरिटी की बात करें तो गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन को ताकि एग्जामाइन किया जा सके यहाँ पर जितने भी मैटर हैं उनसे रिलेटेड, एंड ही और शी ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं स्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल को, राइट क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी असम, मेघालय, त्रिपुरा और
मिज़ोरम की कुछ जगहों के पास ये राइट्स हैं, कुछ ट्राइबल एरिया इसके अंतर्गत आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 6th शेड्यूल की यहाँ पर लद्दाख में की जा रही है, ताकि कल्चरल ऑटोनॉमी देखी जा सके, ट्राइबल एस्पिरेशन यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके, एक सेल्फ गवर्नेंस का रूल आ सके, अलॉन्ग विद दैट कल्चर प्रिजर्वेशन के साथ क्लाइमेट को जो यहाँ पर नुकसान पहुँच रहा है उसमें भी लद्दाख के लोगों का एक स्टेटमेंट देखने के लिए मिल सके, राइट। क्योंकि देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, लद्दाख यहाँ पर फ्लड फेस कर रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है पिछले 2 दशकों से। फ्लैश फ्लड्स 2010 में यहाँ पर हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट यहाँ पर हुआ अगस्त 2014 में। 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गए, रुम्बाक विलेज जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। लद्दाख आज की डेट में 192 ग्लेशियर लेक का हिस्सा बना हुआ है, और रिसर्च इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट होने के चांसेस भी हैं। परमाफ्रॉस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भी आप देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा परमाफ्रॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मड फ्लो इस क्षेत्र में बढ़ सकता है। तो इस सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करें तो एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो डिस्पाइट दीज चैलेंजेस लद्दाख अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई माइनिंग की जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम किया जाए, इंडस्ट्रीज लगाई जाए, लेकिन लद्दाख जो कि एक ऐसी प्रोन सिचुएशन पे बना हुआ है उसमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ना ये केवल ट्रेंड्स बोल रहे हैं बल्कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल का डेटा भी यहाँ पर बोल रहा है कि लद्दाख में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ता जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर दी लद्दाख। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन सारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि 6th शेड्यूल का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि यही एक लौता सॉल्यूशन बच रहा है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं अहमदाबाद फाइंड ओजोन ऑन द जुपिटर्स मून। देखिए, एक इंटरनेशनल टीम है साइंटिस्ट की, जिसके अंतर्गत रिसर्चर हैं इंडिया के। इन्होंने एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी यहाँ पर करी है, जहाँ पर पता चल रहा है कि जुपिटर का जो मून है कैलिस्टो, इसके ऊपर ओजोन की लेयर देखने के लिए मिली है। ये फाइंडिंग पब्लिश की गई है मार्च 2024 में, एक जर्नल है इकरस। यहाँ पर पता चल रहा है केमिकल प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस यहाँ पर आईसी सेलेस्टियल बॉडी में हमें देखने मिली है विद इन द सोलर सिस्टम। बात करें केमिकल एवोल्यूशन ऑफ SO2 एस्ट्रोकेमिकल आइस की, तो ये स्टडी पूरी तरीके से फोकस कर रहा है कि एक केमिकल एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ है। SO2 एस्ट्रोकेमिकल आइस हमें देखने मिल रही है, जिसका प्राइमरी जो कंपोज कर रही है सल्फर डाइऑक्साइड अंडर द अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन। इसको एनालाइज किया गया और यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को यहाँ पर देखा गया, जिसकी वजह से पता चला, आई सैंपल्स को कलेक्ट किए गए और आइडेंटिफाई किया गया कि एक सिग्नेचर यहाँ पर देखने मिल रहा है जहाँ पर ओजोन के बनने में मदद की हो रही है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए ओजोन लेयर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है जिन्हें सन के द्वारा यहाँ सन जिन्हें रिलीज़ करता है उससे हमारा प्रोटेक्शन करता है। अब चूंकि ये रिसर्च है, यहाँ पर ये चीज़ें पता चली हैं, केमिकल प्रोसेस और कंपोजिशन जो सरफेस पर मिला है हमें सेलेस्टो के, ये वैलिडेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो डेटा है ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे सोलर सिस्टम को समझने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए एक और चीज़ समझिए, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, स्पेशली अगर हम UVB और UVC की बात करें यहाँ पर, इनका जो वेवलेंथ है ये DNA डैमेज कर सकता है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है और स्किन कैंसर और दूसरे हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे में जो ओजोन लेयर है ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर एक शील्ड के रूप में काम करती है अगेंस्ट द UVB एंड UVC रेडिएशन। अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो हम यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट हार्मफुल रेडिएशन से सफ़र करेंगे और एट द एंड पूरा जो स्पीशी है, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, ये भी
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। चलिए बात करते हैं सेलेस्टो के बारे में कि आखिर सेलेस्टो क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में क्यों अध्ययन कर रहे हैं। सेलेस्टो जुपिटर का एक वन ऑफ लार्जेस्ट मून है यहाँ पर, जो कि सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है अपनी सोलर सिस्टम में। क्योंकि ये बनता है थर्ड लार्जेस्ट मून ओवरऑल फॉलोइंग दी गैनमीडी और टाइटन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे गैनमीडी और टाइटन यहाँ पर किससे संबंधित है। इसका जो साइज है सेलेस्टो का, ये राइवल है ऑफ द प्लैनेट मरकरी, ऑल्दो इट possesses लेस देन हाफ ऑफ द मास। वॉट डिस्टिंग्विश सेलेस्टो इज अ यूनिक कॉम्पोजिशन। प्राइमरीली अगर हम यहाँ पर बात करें तो आइस क्रिस्टल, रॉकी मटेरियल, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी देखने के लिए मिले हैं। दैट मीन्स ये कॉम्पोजिशन बात कर रहे हैं कि सेलेस्टो एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है फॉर हार्बरिंग लाइफ बियॉन्ड द अर्थ विद इन द सोलर सिस्टम, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमें पता चलेगी। सेलेस्टो की बात करें तो इस पर बहुत सारे मार्क्स हैं, जहाँ पर ट्यूमल्टस पास्ट की एक साक्ष्य हमें देखने मिलते हैं कि हैविली क्रेटेड टेराइन यहाँ पर है। ये क्रेटर इंडिकेटिव हैं अलग अलग एस्ट्रॉयड और कॉमेट इम्पैक्ट के, जिससे एक बात समझ आ रही है कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले सेलेस्टो की अगर हम बात करें तो दैट वॉज ऑल्सो द होम टू द ओल्डेस्ट सरफेस इन दी सोलर सिस्टम, राइट। जियोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें तो अनलाइक सम ऑफ द मून जुपिटर्स अदर मून सच एज लो एंड यूरोपा, जो कि एग्जिबिट कर रहे हैं एक सिग्निफिकेंट सेस्मिक एक्टिविटी, सेलेस्टो एक जियोलॉजिकली इनएक्टिव के रूप में दिखाई दे रहा है। इसका जो सरफेस है ये रिलेटिवली फ्यू जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की बात कर रहा है, जिसमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी भी हमें देखने के लिए मिल रही है। ये जो डिटेक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक इंटरेस्ट को जगा रहा है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि इससे एक आइडिया लगाया जा रहा है कि शायद एक पोटेंशियलिटी ऑफ लाइफ या हैबिटेशन यहाँ पर ज़रूर हो सकता है। ऑल राइट, चलिए तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएट विद द पोटेंशियल चैलेंज एसोसिएट विद द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन द कंट्री। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो विच इज द http://rawsacademy.in। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे डायरेक्टली pragyaPandey@rawsacademy.in पर मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.